Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tax Center, and in this video we will solve December 2020's question paper of income tax. तो start करते हैं. Within 1 hour, within 45 minutes I'll try to complete entire income tax paper. Okay, so let's start without wasting any time. You have to watch this video at 1.5x or 2x, so start करते हैं. Question number 1 and question number 2 is from chapter number 1, which is not दैट क्रिटिकल थियोरी पोर्शन है. मैराथन में जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसमें जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या ये कैनन वैनन वाला पार्ट है वो सब डाल दिया है. सो यू कैन वॉच दैट, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो. सबसे पहले वो कैनन 5 कैनन दिए हुए हैं, उसमें से यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एज propounded by Adam Smith, despite the modern development of economic sciences, still apply and hold good. These canons of taxation refers to administrative aspect of tax. ठीक है. Find out from the following which have been considered to under Income Tax Act as being the fundamental canon of taxation. कौन सा canon को as a fundamental बताया गया है? तो यहाँ पे मैं मॉड्यूल में आता हूँ. देखो 5 दिए हुए. कैनन ऑफ इक्विटी है, कैनन ऑफ सर्टेनिटी है, कैनन ऑफ कन्वीनियंस है और कैनन ऑफ इकोनॉमी है. 4 है करेक्ट है. तो अभी अपन ऑप्शन में देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कैनन ऑफ इक्विटी था, यस. कैनन ऑफ इकोनॉमी था, यस. अनसर्टेनिटी था क्या? नहीं, सर्टेनिटी है. नॉन कन्वीनियंस है, नहीं. कन्वीनियंस है और सर्टेनिटी यस है. तो इक्विटी, इकोनॉमी, सर्टेनिटी. आंसर इज ए 1, 2 एंड 5. सिंपल है. यस सर. ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टेक्निकल पूछ लिया था लास्ट टाइम एग्जाम में. टेक्निकल कुछ नहीं है. जो सीबीडीटी है वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग द एसेंशियल इनपुट फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स in India and is also responsible for administrative of direct tax laws through income tax department and functioning under. किसके अंडर फंक्शनिंग करता है सीबीडीटी? अगर आप मेरा रिवीजन देखोगे मैराथन का, उसमें कवर है आपके. देखो, इनकम टैक्स एक्ट नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नहीं. अभी यहाँ ये दो में आपको कंफ्यूजन होने का पूरा चांस हो सकता है क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट ये करेक्ट है, पर 1924 है और 1963 है. तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि इनकम टैक्स एक्ट ही 1961 में आया था, 1963 इस आंसर रिलेटेड है, तो वैसा करके हो सकता है. ठीक है, ये थियोरिटिकल पोर्शन में सीबीडीटी मैंने मैराथन में बताया था, इंपॉर्टेंट है. छोटा सा कंसेप्ट है, आधे पेज का भी नहीं है, पर एमसीक्यू बन सकता है. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है. सेन वॉन है, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जो कि इंडिया में आ रहा है रेगुलर प्लेइंग करने के लिए. प्लेइंग नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, प्लेइंग होगा. डिफरेंट लीग मैच सिंस अप्रैल 2012 एंड स्टे इन इंडिया 100 डेज. मतलब अप्रैल 2012 से वो हर साल इंडिया में आता है और 100 दिन इंडिया में रहता है. कितना? 100 डेज. आपको क्या बताना है? 31 मार्च 20 का असेसमेंट ईयर 2021, बिकॉज पेपर असेसमेंट ईयर 2021 का था. आपको क्या बताना है? बेसिकली आपको ये बताना है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है. सबसे पहले देखना पड़ेगा 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है, हर साल 100 दिन आता है. दूसरा कंडीशन, क्या 60 डेज सेटिस्फाई करता है? यस करता है. पिछले 4 साल में क्या 365 डेज होता है? यस होता है. 400 दिन हो जाता है, करेक्ट है. तो ये 60 और 400 हो जाएगा, तो रेजिडेंट तो मान लिया जाएगा. अभी देखता है रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. पिछले 7 साल में 730 दिन का कंडीशन सेटिस्फाई होता है क्या? नहीं होता, बिकॉज 7 साल में 100 डेज इंटू 7 ईयर्स कितना हो जाएगा? 700 दिन होता है. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. 6 का एडिशनल, 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 साल. तो पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, तो ये रेजिडेंट तो माना जाएगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 4, A company is said to be engaged in active business outside India. पोएम का कंसेप्ट पूछा है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. अगर उसका पैसिव इनकम कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम, करेक्ट है. एंड दैट्स ऑफ इट्स टोटल असेट आर सिचुएटेड इन इंडिया. कितने एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया? आपका जो एक्टिव बिजनेस है कहाँ है? आउटसाइड इंडिया है. तो आपके असेट 50% से ज्यादा कहाँ होने चाहिए? आउटसाइड इंडिया होने चाहिए. एंड इज लेस देन 50% ऑफ असेट सिचुएटेड इन इंडिया. इंडिया में 50% से कम होंगे तभी तो उससे ज्यादा बाहर होंगे, करेक्ट है. तो मोर देन 50% पैसिव इनकम कहाँ होना चाहिए? टोटल इनकम का पैसिव इनकम कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए. और लेस देन 50% ऑफ टोटल असेट कहाँ होने चाहिए? इंडिया में होने चाहिए. Income not actually received by assessee during the relevant assessment year are also included in total income as income deemed to have been received. ठीक है.
देखो दो कंसेप्ट थे, एक था इनकम रिसीव इन इंडिया, एक था इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया। ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूट्यूब पे डाले हुए हैं। वो चैप्टर 1 2 3 के मैंने स्कैनर सॉल्व करवा रहा था ना, उसमें ये सब था। इसमें ये चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्यों? देखो, एक तो सेक्शन 7 में जो चीजें दी है वो इनकम डीम टू रिसीव है, ये सब आपके मॉड्यूल में पॉइंट लिखे हुए, मॉड्यूल से रिविजन किया था हम लोग ने, देखा था। अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, जो भी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है वो आपका कौन सा, वो सेक्शन 68 से लेके 69 डी 115 बीबीई लगता है ना, वो वाली चीज है। टीडीएस जो पहले डिडक्ट हो चुका है ये भी डीम टू रिसीव है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है ये भी डीम टू रिसीव है, और ट्रांसफर बैलेंस इन रिकॉग्नाइज पीएफ ये भी डीम टू रिसीव है। तो आपका आंसर हो जाएगा सब कुछ, ऑल 1 2 3 4। फिर बात करते हैं जेवियर। जेवियर एक R&OR है, उसका इनकम कंप्यूट होता है, सैलरी कितना है 1,20,000 है। एग्रीकल्चर इनकम कितना है 25,000, इंडोनेशिया में है जहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट किया था। बर्मा का बिजनेस है जहां से उसको 20,000 रुपये इनकम आ रहा है, ठीक है। मतलब 3 इनकम तो ये इसका R&OR है तो टैक्सेबल होना ही है, 1,20,000। ये एग्रीकल्चर इनकम है, पर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से नहीं है, फॉरेन से है, तो ऑब्वियस सी बात है टैक्सेबल होगा, और ये 20,000 भी टैक्सेबल होगा। तो ये टोटल तीनों मिला के 1.65 लाख हो जाते हैं, 1,20,000, 1,40,000 और 1,65,000। फिर बात करते हैं, ही हैज ब्रॉट इनटू इंडिया 45,000 इन Jan 2020 आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न्ड इन यूके। यूके में कोई इनकम अर्न किया था वो इंडिया में लेके आए हैं, जो कि क्या है, रेमिटेंस है। रेमिटेंस आपको पता रहेगा टैक्सेबल नहीं होता है, तो 1,65,000 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, चिराग, a resident individual of 67 years of age, had total income earned from different sources during previous year 1920, being computed as per provision of income tax act 1961 of 4,75,000। इनकम उसका कितना है 4,75,000 है। तो उसका टैक्स लाइबिलिटी कितना है असेसमेंट ईयर का वो निकालना है, विल बी डैश बट टैक्स पेएबल साल भी नल। मतलब टैक्स कितना पे करना है इसको जीरो करना है, ये बता दिया है, पर टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा वो आपको निकालना है। सर ये क्या बात है? देखो सबसे पहले चिराग कौन है, एक रेजिडेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल है, ठीक है, एज क्या है 60 साल से ऊपर है, मतलब सीनियर सिटीजन है। तो इसका लिमिट क्या रहेगा, 3 लाख का लिमिट रहेगा, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 4.75 लाख टैक्स आ जाएगा 5%, करेक्ट है। तो अगर मैं टैक्स निकालता हूं 4,75,000 माइनस 3 लाख इंटू 5%, दैट विल बी गोइंग टू 8,750, करेक्ट है। 8,750 से अभी रिबेट मिल जाएगा आपको कौन सा, 87A का, 8,750। तो टैक्स तो क्या आएगा, जीरो आएगा, पर टैक्स लाइबिलिटी कितना है 8,750। सर आप बोलोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो इसके बाद लगता है, करेक्ट। तो ये 8,750 आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रो ग्रीन टी कंपनी हैविंग टी गार्डन्स इन, ये सब अभी आप देख रहे होगे, अगर मेरे क्लासेस का नोट्स आप देखोगे, इनकम टैक्स का कुछ 150 पेज का नोट्स है, हर एक चीज लाइन बाय लाइन सब कुछ वहां पे कवर है विद इन दैट 150 पेज। अगर आपका एग्जाम है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आप कर लोगे, आप अच्छे से अच्छी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने की कंडीशन में रहोगे, दिस इज माई गारंटी। कॉन्फिडेंस के साथ आपको करना है अच्छे से। ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सब कुछ वहां पे कवर है, अगर आप देखोगे तो फटाफट अभी आपको क्या करना है, रिवीजन जितना ज्यादा हो सके वो बुक को, अगर आप चाहो तो एक दिन एग्जाम से पहले जो आधा दिन आपको मिलेगा ना उसमें ही आपका खत्म हो जाएगा, दिस इज माय गारंटी। ग्रो ग्रीन टी कंपनी हैविंग टी गार्डन्स इन असम एंगेज इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया। क्या काम है, टी का ग्रो एंड मैन्युफैक्चर करना। टोटल प्रॉफिट अभी आपका ये वो रूल वाले थे ना, रूल 7 रूल 8, वो सब का कंसेप्ट आ गया। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी 60-40 का रेशियो होता है, 60% एग्रीकल्चर होता है, 40% बिजनेस होता है। टोटल कितना है 2,50,000 है, तो अपने को बिजनेस कंपोनेंट निकालना है, कितना होगा, कौन सा कंपोनेंट निकालना है, प्रॉफिट सब्जेक्ट टू बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम कितना होगा वो निकालना है रूल 8 के हिसाब से। तो 2,50,000 का 40% विल बी बिजनेस इनकम, तो 1 लाख आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मैं जानबूझ के बहुत फास्ट करा रहा हूँ, मुझे पता है आपका कम से कम टाइम वेस्ट होने के बाद फटाफट कवर हो जाए। चार्ल्स फ्राइड वर्किंग इन अ कोल माइंस इन धनबाद वाज रिसीव अंडरग्राउंड अलाउंस वर्किंग इन अनकॉन्जेनियल, जो भी है अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड कोल माइंस, अंडरग्राउंड कोल माइंस में काम करते हैं और उनको पर मंथ 2,000 रुपया अमाउंट मिलता है। अमाउंट ऑफ रुपीज डैश रिसीव पर मंथ ट्रीटेड एज एग्जाम्प्ट एज पर सेक्शन 1014। 1014 मतलब सैलरी, सैलरी में आपका कितना एग्जाम्प्ट होगा, तो यहाँ से मैं बताता हूँ। अंडरग्राउंड अलाउंस से अपने ही नोट से भूलना मत, चलो अंडरग्राउंड अलाउंस ये पड़ा, बहुत ज्यादा हो गया। अंडरग्राउंड अलाउंस
800 रुपया पर महीना आपको क्या मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। तो आंसर विल बी 800 रुपीज, करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम विच शैल नॉट टेकन एज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। इसमें से कौन सी इनकम टोटल इनकम के अंदर नहीं आएगी, मतलब एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सेक्शन 10 में बहुत सारी एग्जाम्प्ट इनकम होती है ना। महावीर चक्र अवार्डी को पेंशन मिल रहा है, एग्जाम्प्ट होगा, बिल्कुल होगा। नोटिफाइड न्यूज एजेंसी का इनकम एग्जाम्प्ट होगा, बिल्कुल होगा। अगर पेंशन मिलता है विडो ऑफ मेजर हु डाइड इन बालाकोट अटैक, ऑब्वियस सी बात है मिलेगा। और इनकम रिसीव होता है बिहाफ ऑफ रेजिमेंटल फंड, तो ये भी क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। तो चारों ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएंगे आपके, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो राम प्रसाद है जो एंगेज करता है टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कहाँ पे, एसईजेड इन जोधपुर, एसईजेड का बिजनेस है। थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन है, मतलब 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा, अंडर सेक्शन 10 डबल है। आपको समराइज रिजल्ट दिया हुआ है, तो अभी आपको क्या निकालना है, कितना डिडक्शन मिलेगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, प्रॉफिट कितना है, नीचे दिया 180 लाख, मल्टीप्लाई कर दो एक्सपोर्ट टर्नओवर 800 लाख, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर कर दो 1000, तो 180 into 800 divide by 1000 will be 144 lakh will be your answer। 144 lakh का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, परेश अ कंपनी सेक्रेटरी वर्किंग इन रॉली पॉली चेन्नई बिसाइड सैलरी एचआरए डीए बोनस, उसको क्या मिलता है, फिक्स मेडिकल अलाउंस भी मिलता है 10,000 फ्रॉम द एम्प्लॉय, मतलब उसको सैलरी मिलता है, एचआरए मिलता है, डीए मिलता है, बोनस मिलता है, इसके अलावा फिक्स मेडिकल अलाउंस भी मिलता है 10,000 रुपए, ठीक है। ही स्पेंट ऑफ द मेडिकल अलाउंस टू रिसीव एन अमाउंट ऑफ 6,000 ऑन हिज ट्रीटमेंट, 6,000 रुपए का खुद के ट्रीटमेंट, 2,000 रुपए उसकी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए, 1,000 रुपए अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए। द अमाउंट ऑफ मेडिकल, भाई मेडिकल अलाउंस जो भी होता है आपका पर्सनल यूज के लिए आपको दिया है, तो वो कहीं एग्जाम्प्ट वगैरह नहीं होता, पूरा टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि कितना एग्जाम्प्ट होगा, तो नील अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा भाई, कोई एग्जाम्प्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला पार्ट है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सैलरी का अमाउंट दिया है, अपने को क्या निकालना है, कितना इनकम है उसका। सैलरी 1,20,000 है, डीए 24,000 है, लीव सैलरी, सैलरी टैक्सेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, डीए टैक्सेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है टैक्सेबल होगा। लीव सैलरी जो है अगर आपका बिजनेस मतलब जब आप एम्प्लॉयमेंट के कोर्स पे आपको मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। बोनस 6,000 रुपया टैक्सेबल होगा। पीटी टैक्सेबल तो होगा पर डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 16 में पूरे 1,000 का, करेक्ट है, मतलब नहीं लोगे तो भी चलेगा, पहले टैक्सेबल होगा फिर आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। फ्री लंच जो कि है वो टैक्सेबल तो होता है पर उसमें अलाउंस आपको मिल जाता है कितना, ₹50 पर मील के हिसाब से मिल जाता है, तो ये पूरा काम किया है तो ये भी 3,000 पूरा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इनकम हो गया 1,20,000 प्लस 24,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 दैट इज 1,55,000। उसमें से आपका 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा, करेक्ट है। 1,55,000 में से 50,000 लेस हो गया तो 1,05,000 बचा। अभी उसने 9,000 रुपया कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, स्टैट्यूटरी पीएफ में, एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा, और 1,000 पे पेमेंट किया है एलआईसी का डिडक्शन, तो 1,000 ये भी एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आपका 10,000 रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका इनकम कितना हो जाएगा, 95,000, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं। पुष्पल अ नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई है, प्रीवियस ईयर 19-20 में रिसिप्ट करता है हाउस प्रॉपर्टी का रेंट जो कि लोकेटेड है सिंगापुर में 30 लाख रुपए। हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कहाँ रिसिप्ट हो रहा है, द अमाउंट ऑफ रेंट वर ट्रांसफर्ड एंड क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट ऑफ पुष्पल मेंटेन्ड विद एसबीआई न्यू दिल्ली बाय द टेनेंट क्वार्टरली। ये देखो रेमिटेंस नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली टेनेंट सीधा का सीधा न्यू दिल्ली के अकाउंट में क्या करता है, क्वार्टरली पैसा डाल देता है पुष्पल के अकाउंट में, करेक्ट है। However, the rent of last quarter of 7.5 lakh was not transferred, ये तो आपको इनकम मिला ही नहीं है, by the tenant in the account of Pushpal till 31st March 2020. The rental income of house located in Singapore which will be subject to India कितना होगा, देखो ये तो इनकम इसको मिला ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 30 लाख है, उसमें से 7.5 लाख रिड्यूस करो, 22.50 आएगा, उसका 70% ले लेना क्योंकि 30% रिडक्शन मिल जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 15.75 लाख, जो कि आपके आईसीएसआई के सजेस्टेड आंसर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, फाइंड आउट द फॉल विद द हेल्प ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन, जीएवी निकालना है, जो कि डिटेल दिया है उस हिसाब से। भाई इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू लो और आपका फेयर रेंट लो, विच एवर इज हायर, करेक्ट है। 7 लाख और 6,60,000 विच एवर इज हायर 7 लाख, ये क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा, करेक्ट है।
नहीं, ये विचेवर इज हायर ही रहेगा। इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, तो 7 लाख और 7,20,000, विचेवर इज लोअर। क्या लेना है? 7 लाख लेना है। इसको कंपेयर करो, ये एक्सपेक्टेड रेंट है, इसको कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से 6,48,000, विचेवर इज हायर 7 लाख। बस क्लासेस का नोट्स देख लेना, एक टेबल में इस कंसेप्ट समझ जाएगा। तो 7 लाख आपका क्या आ जाएगा? जीएवी आ जाएगा, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह लेस करोगे, एनएवी उसमें से 24 की डिडक्शन लेस करोगे, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं। सोनू हैड लेट आउट हाउस लोकेटेड एट जयपुर टू मोनू सिंस वन। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो दिखने में बहुत डेंजरस दिखते हैं, भाई ये सोनू मोनू रामू पता नहीं क्या है, पर अगर आप एक कंसेप्चुअली देखोगे ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम ईजी है। समझाता हूँ। सोनू हैड लेट आउट हिज हाउस लोकेटेड एट जयपुर टू मोनू। सोनू ने जयपुर का घर था जो कि मोनू को लेट आउट किया सिंस 1/4/2018 को ऑन अ रेंट ऑफ 3,000 पर मंथ। अपने को क्या निकालना है? हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालना है AY 2021 का। ये जो है प्रीवियस ईयर 18-19 और असेसमेंट ईयर 19-20 का डिटेल दिया है, करेक्ट है। मोनू पेड द रेंट रेगुलरली अप टू 30th नवंबर, ठीक है, और फिर वैकेट कर देता है हाउस। व्हेन इट वाज सोल्ड बाय सोनू टू रामू, सोनू ने क्या किया? वो घर रामू को अभी बेच दिया, ठीक है। अभी सोनू के पास नहीं है। अभी सोनू आफ्टर ग्रेट परसुएशन, बहुत मेहनत करने के बाद रिकवर कर पाता है वो जो पहले वेकेट कर दिया था ना, वो टाइम का पैसा 9,000 रुपया किसको मिलता है? मोनू से सोनू को अभी मिल जाता है, पर घर उसके नाम नहीं है। फिर भी उसका हाउस प्रॉपर्टी का रेंट काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। 9,000 इनकम है और उसके ऊपर 70% मल्टीप्लाई बाय कर दो, क्योंकि 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। 9,000 इंटू 70%, 6,300 विल बी योर इनकम। क्वेश्चन नंबर 17, सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ था चेन्नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसमें क्या बोला गया था कि जो आपका हाउस प्रॉपर्टी का रेंट का इनकम है वो आपका पीजीबीपी का इनकम भी बन सकता है, अगर आपके एमओए में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें लिखा हुआ है कि हमारा काम ही क्या है, ये यही काम है कि अगर हमारा काम ही घर को रेंट आउट करना है, तो ऐसा एक केस लॉ है। क्वेश्चन नंबर 18, आईसीडीएस जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? तो आईसीडीएस क्या है? इनकम कंप्यूटिंग डिस्क्लोजर, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है, जो कि किसके ऊपर अप्लाई होगा, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? देखो, मैट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैट का जो कंसेप्ट क्या है कि अपने को बुक प्रॉफिट, जो कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट है, उसके ऊपर अपने को काम करना है, करेक्ट है। जबकि एएमटी तो आपको पता है इनकम टैक्स का ही कंसेप्ट है, पर मैट में कंसेप्ट इनकम टैक्स का सेक्शन 115 जेबी, पर उसमें काम किसके ऊपर करना पड़ता है? उसमें इनकम टैक्स के कोई प्रोविजन का लेना देना नहीं है, उसमें अपने को बुक प्रॉफिट के साथ बेसिकली खेलना रहता है, जो कि प्रॉफिट है आपके कंपनीज एक्ट का, करेक्ट है। तो मैट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, एएमटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शैल बी कंसिडर्ड फॉर ब्रिंगिंग टू टैक्स इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन? पीजीबीपी में टैक्सेबल करने के लिए कौन सा ये कंसेप्ट सही बता रहा है आपको? ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस इज नॉट नेसेसरी, करेक्ट है। बिजनेस मस्ट बी लीगल, बिजनेस लीगल होना जरूरी है। मैंने भाई एक टीए कुरैशी का केस लॉ आपको बताया था क्लास में, याद है कि वो ड्रग्स वगैरह बेचता था, उसका इनकम इलीगल था, फिर भी उसको क्या बोला जाएगा? टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि तेरा बिजनेस तो है। इनकम कैश में हो, काइंड में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, टैक्स देंगे। प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, टैक्स तो लेंगे। तो ये 1, 3, 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का। क्या बोलता है? डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है कितना? 15% जिसका डेप्रिसिएशन का रेट है इस 27.5 लाख। डब्ल्यूडीवी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 27.5 लाख है। एक मशीन है जो कि सेल किया है कितने में? 4.5 लाख में। तो एक मशीन है सेल कर दिया है 4.5 लाख में, ठीक है सर। फिर एक मशीन परचेज किया है 1/8/2019 को 17.5 लाख का, पर पुट टू यूज कब किया है ये आपको देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज कब पुट टू यूज करते हो उस हिसाब से देखना पड़ेगा वो 180 डेज का क्राइटेरिया मोर देन है या लेस देन है। तो ये 1 मार्च 2020 को किया है, तो लेस देन 180 डेज क्या किया है? यूज किया है। तो आप क्या करोगे? 17.5 लाख लेस देन 180 डेज, करेक्ट है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लोगे? तो भाई बड़ा ही सिंपल है, 27.5 लाख जो आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था उसमें ऐड कर दो, 17.5 लाख उसमें से लेस कर दो 4.5 लाख, तो टोटल डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन के लिए कितना आ गया? 40.5 लाख। उसमें से 17.5 लाख पे 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा, जो कि 7.5% होगा, रिमेनिंग के ऊपर 15% मिलेगा। तो जो भी आएगा कैलकुलेट कर देना, को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 32 AC जो है वो स्क्रैप हो चुका है। इसका आंसर बेसिकली 15% आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता था अगर ABCT स्टेट जो थे ना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल
बिहार और तेलंगाना के कुछ नोटिफाइड एरिया में अगर आप करते हो इन्वेस्टमेंट तो आपको 15% डिडक्शन मिलता था। अभी तो सेक्शन स्क्रैप हो चुका है, ये टाइम पे है नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का भी जो आंसर है, पहले जो आंसर आता था ये एग्जाम में वो आंसर नहीं आएगा, बिकॉज पहले 150%, 125% ऐसे अलग अलग आपको डिडक्शंस मिलते थे अंडर सेक्शन 35 रिसर्च एक्सपेंस। अभी कुछ नहीं मिलता, अभी सीधा सीधा 100% मिलता है अगर अप्रूव्ड है तो। या ये केस में अभी ये आंसर में से तो कोई होगा नहीं, क्योंकि सीधा 100% डिडक्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि 44 AD सेक्शन होता है ना अपना प्रिजम्पटिव बेसिस, उसके ऊपर है। इजी सा क्वेश्चन। पिंक एंड पिंक इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ पिंगाजी जो भी है, रेजिडेंट इन इंडिया, हैविंग टर्नओवर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टॉयज फॉर द FY 1920 ऑफ ₹160 लाख। क्या बोलता है? 160 लाख का टर्नओवर है। सिंपल, 2 करोड़ से कम है, ले सकते हो 44 AD, यस सर ले सकते हो। उसमें से 60 लाख रुपीज जो है वो आपका स्पेसिफाइड मोड से आया है, RTGS NEFT, और 100 लाख नॉर्मल से आया। तो जो 60 लाख है उसके ऊपर आपको 6% प्रॉफिट दिखाना है। 60 लाख पे 6% विल बी 60 लाख पे 6% विल बी 3,60,000, और बचा हुआ 100 लाख पे 8% विल बी 8 लाख, तो 11,60,000 विल बी राइट आंसर। समझे क्या करना है? ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता पूरा रीड करके। यहाँ पे बोला है कितना इनकम दिखाना है 44 AD में, तो सिंपल सी बात है, जितना आपने स्पेसिफाइड मोड दिया हुआ है, मतलब अगर आपने अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ECS, RTGS ये सबसे पैसा लिया है, तो आपको क्या करना है? 6% प्रॉफिट दिखाना है, नहीं तो 8% प्रॉफिट दिखाना है। तो 60 लाख पे आपको 6% दिखाना है और बचे हुए 100 लाख पे आपको 8% दिखाना है, तो आंसर विल बी 11.6 लाख। क्वेश्चन नंबर 24 स्टार मार्क करो। थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, मतलब एग्जाम का जो माहौल होता है ना उस हिसाब से ट्रिकी है, क्योंकि उसके कम टाइम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। स्टार्ट करते हैं। राम का जो वो सेक्शन 44 AE है, अगर आप ट्रांसपोर्टर हो और आपका हाईवे वो प्रिजम्पटिव स्कीम लेना है तो उसके केस में, तो वहां पे आपको पता रहेगा 12,000 से ज्यादा केजी का कोई व्हीकल है तो उसको हैवी व्हीकल बोला जाता है। और अगर हैवी व्हीकल होता है तो आपका 1,000 रुपीज इंटू पर टन, जितना भी टन होता है मल्टीप्लाई करो, जितना मंथ होता है वो करो। पर अगर आपका लाइट व्हीकल होता है, मतलब 12,000 केजी से कम का व्हीकल होता है, तो आपको 7,500 का प्रिजम्पटिव मिलता है पर व्हीकल। ऊपर पर व्हीकल नहीं होता, यहाँ पे पर व्हीकल भी होता है, मल्टीप्लाई बाय पर मंथ कर दो, पर यहाँ पे पर टन नहीं होता, ऊपर पर मंथ होता है। मतलब बेसिकली लाइट व्हीकल में आपको पर टन से मल्टीप्लाई नहीं करना है और हैवी व्हीकल में आपको पर टन से भी मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब सेम है। और नीचे 7,500 है लाइट व्हीकल में, और हैवी व्हीकल में आपका 1,000 रुपीज है प्रिजम्पटिव उसकी, ठीक है। और हैवी में पर टन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लाइट में पर टन से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, सिंपल है। राम जो है वो एंगेज कर रहा है वो बिजनेस में, उसके पास 5 ट्रक है, ठीक है, जो कि लेस देन 12,000 kg है। उसमें से एक ट्रक वो बेच रहा है 5 में से, कब? 23 जुलाई को, ठीक है। तो अप्रैल से जून तक का क्या टारगेट था? लाइट व्हीकल है सब, अप्रैल से जून 12,000 से कम केजी वाली है, ठीक है। तो जुलाई में वो बेच रहा है, तो सबसे पहले अप्रैल से जून क्या था? उसके पास 5 व्हीकल थी, करेक्ट है, 5 व्हीकल थी। 3 मंथ, 3 महीना, अप्रैल में जून, अप्रैल में जून 3 महीना इंटू 7,500, तो 1,12,500 आ गया। अभी जुलाई मंथ की बात करें तो ये जुलाई को 23 जुलाई को इससे सेल किया है ना, तो पार्ट ऑफ द मंथ होता है वो भी आपका क्या माना जाता है? अगर पार्ट ऑफ द मंथ है तो वो भी काउंट होगा। तो यहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन होगा, 7,500 पर मंथ इंटू 1 मंथ, जुलाई मंथ का कैलकुलेशन करें, इंटू 5 व्हीकल है, बिकॉज पार्ट ऑफ द मंथ भी काउंट होगा, तो 37,500 ये अमाउंट आ जाएगा। फिर अगस्त मंथ की बात करें तो अगस्त मंथ में ट्रिकी है, क्योंकि अगस्त में ये क्या बेच दिया था गाड़ी को 23 जुलाई को, तो अगस्त में 4 व्हीकल थी, 7,500 पर मंथ इंटू 1, तो 30,000 आएगा, करेक्ट है। फिर यहाँ पे 4 व्हीकल है और ऊपर 5 व्हीकल है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 ट्रक ये बेच दिया। आफ्टर सेल ऑफ 1 ट्रक, वो बेचने के बाद 2 मोर ट्रक, 1 इज लेस देन 12,000 एंड 1 इज 16,900 kg, मतलब एक लाइट व्हीकल और एक हैवी व्हीकल गुड्स को, क्या व्हीकल को परचेज किया है, कब परचेज किया है? सितंबर से परचेज किया। तो अभी सितंबर से लेकर मार्च तक का अलग कैलकुलेशन होगा। ही वांट्स टू डिक्लेयर अपना इनकम अंडर 44 AE, तो आपको आंसर देना है कितना इनकम होगा। तो अभी देखो, सितंबर से लेके मार्च तक कितने मंथ होंगे? 7 मंथ होंगे, तो 7 मंथ तो कॉमन हो जाएगा। देखो 7 मंथ तो दोनों में कॉमन होगा,
यहाँ पे भी 7 मंथ होगा, यहाँ पे भी 7 मंथ होगा, करेक्ट है। अभी सबसे पहले मैं हैवी व्हीकल की बात करता हूँ, तो हैवी व्हीकल में 1000 रुपीज का प्रिजम्पटिव इनकम होता है इनटू नंबर ऑफ टन। तो कितना टन का गाड़ी है, 16.9 टन का गाड़ी है, तो राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 17 टन हो जाएगा। 1000 इंटू 17 टन इंटू 7 मंथ, करेक्ट है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1,19,000 जो भी इनकम आ जाएगा। और लाइट व्हीकल का 7,500 का प्रिजम्पटिव इनकम इंटू 7 मंथ इंटू 5 व्हीकल, तो ये यहाँ पे इसका इतना हो जाएगा 2,62,500। यहाँ पे एक ही व्हीकल है तो करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है। तो ये 5,61,500 इज आंसर। इसमें कोई चेंज नहीं है पुराना और नए में। फिर एक केस लॉ दिया हुआ है आईटीसी होटल लिमिटेड का, जहाँ पे बोला हुआ है कलेक्शन, इश्यू एंड कलेक्शन ऑफ डिबेंचर के ऊपर जो खर्चा होता है ये क्या होता है। हम लोग ने क्लास में बहुत अच्छे से किया था, 3 मैंने बताया था, क्या पता है, एक तो डिबेंचर बोनस वगैरह का एक जगह पे था और एक जगह पे अलग था। मतलब जब पीजीबीपी में करा रहा था ना, उसमें सेक्शन 36 जब करा रहा था, उसके नीचे मैंने कराया था 36 या 37 के नीचे, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, कैपिटल असेट की डेफिनेशन सेक्शन 247 में जो दी हुई है वो इंक्लूसिव है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो बताओ। तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू एसेट, कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, क्या ये इंक्लूड है, बिल्कुल है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, ऐसा मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, पता है एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब, एक्सटिंग्विश मतलब दबाना, फायर एक्सटिंग्विशर का क्या काम होता है, आग को दबाना, करेक्ट है, वो वाली चीज। रिडेम्पशन ऑफ एसजीबी इश्यूड बाय आरबीआई, ये तो वो है सेक्शन 47 में दिया हुआ है, करेक्ट है कि ट्रांसफर नहीं होगा। और ट्रांसफर ऑफ असेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज, ये भी सेक्शन 47 है कि ये ट्रांसफर होगा ही नहीं, ये दोनों तो ट्रांसफर माना ही नहीं जाता है, और ये दोनों ट्रांसफर होता है, तो आंसर विल बी 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 27 क्या ऊपर आते हैं, जो कि है कैपिटल गेन का। ये पुराने जो AY 2021 था उसमें कुछ अलग कंप्यूटेशन होगा, 21-22 में कुछ अलग कंप्यूटेशन होगा, करेक्ट है, क्योंकि कुछ प्रोविजन चेंज हो गए हैं। प्रोविजन सिंपल जो पहले इंडेक्सेशन 289 से करना होता था, अब इंडेक्सेशन 301 से करना होता है, ठीक है। एक केस लॉ था, पढ़ाया था, पता है, मंजुला जे शाह का केस लॉ। उसमें क्या बोला गया था कि आपको जो बहुत सारे ऐसे कुछ केसेस दिए हुए हैं जिसमें आपको जो कॉस्ट होता है वो प्रीवियस ओनर का लेना होता है। पता है, मैंने बोला था कॉस्ट कहाँ से लेना होता है, प्रीवियस ओनर का लेना होता है। तो वही है, मोती एंड सन एक HUF है जिसने परचेस किया है लैंड 1,05,000 में। इन जुलाई 2006 HUF जो था वो पार्टीशन हो चुका है, और पीस ऑफ लैंड एक HUF के मेंबर को मिला है 2,44,000 का। देखो इसको कितने में मिला है, 2,44,000, मतलब उस दिन इसका वैल्यू 2,44,000 था, पर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है, 1,05,000 लेना है। ऐसा क्यों लेना है, बिकॉज प्रीवियस ओनर का आपको क्या लेना होता है, कॉस्ट लेना होता है, ठीक है सर। एज असेस बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, ठीक है, मानक आफ्टर रिसिप्ट ऑफ लैंड इनकर करता है 2,58,000 रुपीज का कुछ कंस्ट्रक्शन करता है, मतलब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है बेसिकली। और वो लैंड ये बेच देता है 17,50,000 पे। तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया 70। ये में पुराना क्या सॉल्यूशन होता था मैं देख ही नहीं रहा हूँ, अभी अपने को कोई मतलब नहीं है, ये टाइम पे क्या सॉल्यूशन होगा उसकी बात करते हैं। 17,50,000 आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा, उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस कोई है तो वो ले लो, कोई है नहीं तो नील, तो 17.50 लाख आपका नेट कंसिडरेशन आ गया। उसमें से आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देना है। कितना लेस करना है, 1,05,000 लेना है आपको प्रीवियस ओनर का, मल्टीप्लाई बाय 301। 301 क्या है, ये टाइम का इंडेक्स नंबर, डिवाइड बाय 105 वो टाइम का इंडेक्स नंबर, करेक्ट है। यहाँ पे दिया हुआ 105, तो ये टाइम पे 3.01 लाख आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर आपको लेना है तो 2.58 लाख का इम्प्रूवमेंट कराया था, करेक्ट है, इंटू 301 ये टाइम का इंडेक्स नंबर, डिवाइड बाय 129 जो था वो टाइम का इंडेक्स नंबर डिवाइड कर दोगे तो ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ गया। इसमें से ये दोनों लेस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं एपेक्स कोर्ट, ये केस में क्या बोला है, सेल ऑफ रनिंग ऑफ बिजनेस विद ऑल असेट्स। आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो बिजनेस का सब असेट और लाइबिलिटी में, इसको क्या बोला जाएगा भाई, स्लम सेल बोला जाएगा। सिंपल सी बात है, स्लम सेल का मतलब ही क्या होता है, आप एक असेट नहीं बेच रहे हो, आप पूरा का पूरा अंडरटेकिंग बेच रहे हो। मैं फास्ट जा रहा हूँ पता है मुझे, पर आपके बेनिफिट के लिए फास्ट जा रहा हूँ, सो होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 29 का कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको क्लास में समझाया रहेगा, याद करो जरा, दिमाग पे जोर डालो। आपको रजिस्ट्रेशन का दिन का HDV लेना होता है या फिर आपको एग्रीमेंट के दिन का HDV लेना होता है। जनरली आपको रजिस्ट्रेशन का दिन का लेना होता है, पर अगर एग्रीमेंट के टाइम जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो उस टाइम पे अगर आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ECS या कोई जो नोटिफाइड मोड है उधर से कोई तरीके का कंसिडरेशन मिल गया है तो आप एग्रीमेंट के डेट का क्या लोगे, HDV लोगे, करेक्ट है। पर उसमें सेक्शन 50C भी टांग अड़ाएगा, क्या बोलेगा 50C, 110%, 110%, करेक्ट है, यस सर। चिरंजीवी एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन नोएडा
टू यशस्वी, ठीक है, 1 अगस्त 2018 फॉर सेल कंसिडरेशन ऑफ 125 लाख, 125 लाख का सेल कंसिडरेशन। यशस्वी पेड एन अमाउंट ऑफ 25 लाख ऑन अकाउंट पे चेक। कब कर दिया? एग्रीमेंट के टाइम पे ही उसने क्या कर दिया, 25 लाख रुपया पे कर दिया अकाउंट पे चेक से। तो अपने को एग्रीमेंट के डेट जो रहेगा वो दिन का एचडीवी लेना है। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड एट ₹150 लाख। However, वैल्यू डिटरमाइन बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ऑफ हाउस एग्रीमेंट के दिन का कितना है? 140 लाख। क्या बोलना चाहता है, एक सेकंड समझो। देखो, रजिस्ट्रेशन के डेट का एचडीवी कितना है? 150 लाख है। एग्रीमेंट के डेट का एचडीवी कितना है? 140 लाख है। तो अपने को कौन सा लेना है? एक ये कंसिडर करना है। इसको कंपेयर करना है किसके साथ? 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। तो 125 लाख का 110%, वो वैसे भी 140 लाख से कम ही आ रहा है। तो आपका ये 140 लाख जो है वही क्या मान लिया जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। पहले पिछले अटेम्प्ट तक ये 5% था, अभी 10% हो चुका है। फिर आइडेंटिफाई कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। इनकम फ्रॉम डिविडेंड बिल्कुल जाएगा। इनकम फ्रॉम कंपोजिट हायरिंग बिल्डिंग विथ मशीनरी बिल्कुल जाएगा। अगर आप कुछ कंपोजिट कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हो रेंट पे तो ये आपका कहाँ पे जाएगा? आईएफओएस में जाएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस पीजीबीपी में जाएगा। अगर कोई जॉकी का इनकम हो रहा है, जॉकी कौन होता है? जो घोड़ा चलाता है, करेक्ट है, वो हॉर्स रेसेस का घोड़ा चलाता है। ये इनकम कहाँ जाएगा? देखो, या तो वो एम्प्लॉय है उधर का तो सैलरी में जा सकता है, या फिर उसका प्रोफेशन है, भाई वो घोड़ा चलाना उसका प्रोफेशन है तो पीजीबीपी में जाएगा। तो अदर सोर्सेस में तो जाएगा ही नहीं। तो या तो ये दो इनकम जो है फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 31, अ फ्लैट इन जयपुर वाज बुक बाय अदिति 30 लाख। अगर आप देख रहे हो हर चैप्टर में से अभी तक 31 क्वेश्चन हुए हैं। अभी तक सबके सब क्वेश्चन आपके 5 हेड तक ही पूछे जा रहे हैं। आप जो इतना डरते रहते हो ना सर पीछे इतना मैट वैट दिया है, आप क्वेश्चन पेपर का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ एग्जैक्टली। आपका 31 क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, आपका आईएफओएस चल रहा है। अगर आप उतने चैप्टर भी एकदम परफेक्ट करके जाते हो ना, एकदम परफेक्ट कि मेरे को हर एक चीज आता है, तो आपके 30 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से सिक्योर हो रहे हैं, करेक्ट है। कभी कभी ऐसा होगा कि आगे पीछे होगा, पर पीजीबीपी में से तो पूछेगा भाई कहाँ जाएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस से वो पूछेगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम से पूछेगा। तुम लोग उधर फोर्स ना देख के तुमको जो एक आधा चैप्टर कहीं पे ये नहीं आता सर वो नहीं आता, इनकम टैक्स हमारा इतना बड़ा है, भाई जो आता है वो अच्छे से कर लो, इधर से ही तो क्वेश्चन बन रहे हैं, करेक्ट है। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, आपके पास टाइम नहीं है, पढ़ते रहो जितना पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 जो 56 to 10 सेक्शन है ना, गिफ्ट का टैक्सेशन, उसके बारे में बात करता है। फ्लैट इन जयपुर बुक बाय आदिति। आदिति ने 30 लाख रुपए में यूडीबी बिल्डर से क्या किया है? फ्लैट बुक किया है 1/9/2017 को, और उसका अमाउंट पे कर दिया है 10 लाख, एग्रीमेंट के दिन है। द पोजीशन कभी मिला है? 13 जैन को मिला है, ठीक है। 1 सितंबर को ही पेमेंट हो चुका है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? डिटरमाइन ऑन द डेट ऑफ बुकिंग। जब बुकिंग किया था तभी 35 लाख था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अभी कितना है? 45 लाख है। तो अभी अपने को एग्रीमेंट का ही देखना है क्योंकि उस दिन का पेमेंट हो चुका है, करेक्ट है। तो आपको 35 लाख का एचडीवी है और आपने एक्चुअल पेमेंट कितना किया? 30 लाख किया है। 30 लाख का 110% भी कर देंगे तो कितना होगा? 33 लाख ही होगा, तो भी ये 35 लाख ज्यादा है, करेक्ट है। तो ये 35 लाख आपका क्या हो जाएगा? ये इतना होना चाहिए था पेमेंट, आपने 30 लाख किया, तो 5 लाख रुपए जो है आपको टैक्स भरना पड़ेगा आईएफओएस में एज अ गिफ्ट, करेक्ट। फिर 32 क्लबिंग का क्वेश्चन है। कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने रो के चिल्ला के क्लास में बोला था रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, बताओ रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। वो डेफिनेशन है, वही बात कर रहा है। सेक्शन 61 के हिसाब से रिवोकेबल ट्रांसफर जो भी है इंक्लूड्स द ट्रांसफर विच गिव्स राइट टू रीअज्यूम पावर ऑफ द एसेट फ्रॉम सच एसेट और एसेट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ ट्रांसफर। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है जिसको एज अ फिल इन द ब्लैंक्स करके ये लोग ने डाल दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करते हैं। ये भी क्लबिंग के ऊपर है। इनकम फ्रॉम सेक्शन 64 शाल नॉट बी इंक्लूडेड। क्लब नहीं होगा। कब क्लब नहीं होगा? अगर ट्रांसफरर जो है वेयर एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस। अगर हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, क्योंकि अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे स्पाउस को तो डीम ओनर बन जाओगे अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड, करेक्ट है। पर यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई और एसेट ट्रांसफर कर रहे हो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने स्पाउस को, तो कब क्लबिंग नहीं लगेगा? तो अगर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर करते हो तो क्लबिंग लगेगा। तो अगर आपने एडिक्वेट कंसिडरेशन से ट्रांसफर किया तो क्लबिंग नहीं लगेगा, करेक्ट है। अगर लीव अपार्ट, छूटा छेड़ा हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, उसकी वजह से आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो क्लबिंग नहीं लगेगा, उसका एक्सेप्शन था। आफ्टर द डेथ ईदर
ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसफरी तो भी क्लबिंग नहीं लगेगा। ये दो एक्सेप्शन थे और ये तो पॉइंट ही था कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से ट्रांसफर होना चाहिए। तो ऑल ए बी सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन का थीम क्या है, बोलता है कि आप एक हेड से दूसरे हेड में कुछ भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, पर कौन से हेड ऐसे हैं जिसमें आप नहीं कर सकते, दूसरे इंटर हेड सेट ऑफ नहीं कर सकते। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ आप स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो, करेक्ट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो, करेक्ट है। कैजुअल इनकम तो सेट ऑफ आप करिए, मतलब लॉटरी के केस में अगर आपको लॉस वगैरह होता है तो आप किसी से सेट ऑफ कर सकते हो, लॉस तो होगा नहीं, गेन भी होगा तो अलाउड नहीं है। और एग्जेम्प्ट इनकम, अगर आपका इनकम ही कोई एग्जेम्प्ट है, लॉस आ रहा है एग्जेम्प्ट इनकम में, तो फिर उसका आप कैरी फॉरवर्ड भी वो सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके इनकम के ऊपर जब हम टैक्स नहीं ले रहे तब आपका कोई सेट ऑफ वगैरह भी करने नहीं देंगे। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 80GG एज इट इज जो मैंने पढ़ाया था, एक एग्जांपल था, एक ही एग्जांपल था अपने क्लास के नोट्स में, वही एग्जांपल एज इट इज यहाँ पे डाला हुआ है। वहां पे फिगर कुछ अलग थे तो अमाउंट का आंसर कुछ अलग आ रहा था, यहाँ पे फिगर कुछ अलग है। सिंपल सी चीज बोलता है कि ATI है 1,84,000 एक आदमी का, वो रेंट पे कर रहा है 4,800 पर मंथ। आपको बताना है 80GG के हिसाब से कितना डिडक्शन मिलेगा। अगर आप रेंट का पेमेंट करते हो तो आपको 80GG में डिडक्शन मिलता है, करेक्ट है। कितना मिलता है? 3 में से लोअर अमाउंट मिलता है। सबसे पहला 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ATI कितना है? 1,84,000, उसका 25% कितना हो जाएगा? 46,000। दूसरा अमाउंट है आपका आपका ATI जो है, आपने रेंट जो पे किया है 4,800 इंटू 12, जो आपने रेंट पे किया है माइनस 10% ऑफ ATI। रेंट कितना पे किया है? 57,600 माइनस 10% ऑफ ATI 18,400, दैट विल बी 39,200। और लास्ट 5,000 पर मंथ, दैट विल बी 60,000। तीनों में से लोअर जो 39,200 है, दैट विल बी योर आंसर। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बाबूलाल एक ऑथर है। 80QQB डिडक्शन में से जो रॉयल्टी वाला डिडक्शन है ना, उसके बारे में बात करते हैं। बाबूलाल का एक ऑथर है जिसने रॉयल्टी का इनकम कमाया है 2,20,000, पर आपको पता है मैक्सिमम 15% होता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ही इनकर्ड एक्सपेंस कितना? 30,000 रुपीज फॉर अर्निंग द अमाउंट। ठीक है। द एंटायर रॉयल्टी वॉज रिसीव बाय हिम फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन से मिला है, और अमाउंट 1,10,000 रुपए तक ही उसको अभी तक मिला है। और टिल 30 सितंबर, जब तक उसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है, उसको कितना इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज में पैसा लेके आ पाया है? 1,10,000 ही लेके आ पाया। तो 1,10,000 ही उसका इनकम माना जाएगा, इनकम पूरा माना जाएगा डिडक्शन के लिए। लेस एक्सपेंस कितना किया है? 30,000, तो 80,000 क्या आ जाएगा? आपका डिडक्शन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे प्रैक्टिस भी किए थे जब डिडक्शन पढ़ा रहा था। क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इतना कुछ थोड़ा सा क्रिटिकल है। बुक प्रॉफिट निकालते हैं ना PGB में पार्टनरशिप फर्म का, बुक प्रॉफिट निकालते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है। आपका क्या बोला है कि राम एंड कंपनी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 2 पार्टनर शेयरिंग PNL डिक्लेयर नेट लॉस 20,000, 20,000 का क्या है? लॉस है। ठीक है। आफ्टर चार्ज ऑफ सैलरी 10,000 पर मंथ पेड टू ईच ऑफ द वर्किंग पार्टनर ऑथोराइज बाय द डीड। इसमें उसने क्या किया है? जो PNL के डेबिट में 2,40,000 का रेम्यूनरेशन डाला है। कैसे? 10,000 रुपया पर मंथ दो लोगों को, 10,000 इंटू 2 पीपल इंटू 12 मंथ, दैट विल बी 2,40,000। तो PNL में 2,40,000 डेबिट करने के बाद आपको लॉस कितना आता है? 20,000 आता है। आपको क्या बताना है? द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी मेड टू द पार्टनर व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ फर्म ऑफ असेसमेंट ईयर कितना रहेगा? देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपको बुक प्रॉफिट निकालना है। तो बुक प्रॉफिट के लिए जो लॉस है इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा ये 2,40,000, करेक्ट है। तो आपका कितना आ जाएगा? 2.20 लाख आ जाएगा बुक प्रॉफिट, करेक्ट है। बुक प्रॉफिट में फर्स्ट 3 लाख पे आपको क्या करना रहता है? 90%। तो 2,20,000 का 90% विल बी 1.98 लाख, करेक्ट है। 1.98 लाख और 1,50,000 विचएवर इज हायर, तो 1.98 लाख तक का आप रेम्यूनरेशन दे सकते थे। आपने 2,40,000 दिया, जो है क्वेश्चन नंबर 38 पे, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्या क्वेश्चन बोलता है? 115JC में, मतलब AMT के लिए आपका कितना इनकम होना चाहिए? जेवियर एंड कंपनी है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, उसका इनकम कितना था? 8.15 लाख था। उससे 35 AD में डिडक्शन क्लेम किया, कितना? 11 लाख का। 81 IB में 1 लाख का डिडक्शन क्लेम किया है, और डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को पे किया है 85,000। तो 115JC में कितना आपका इनकम जो है वो टैक्स लगने के लिए लायबल है। तो भाई बड़ा ही सिंपल सी चीज है।
क्या सिंपल सी चीज़ है, 3 चीज़ें होती है जो आपको वापस ऐड बैक करनी पड़ती है। सबसे पहला इनकम होता है 35 एडी का कोई डिडक्शन लिया है तो वो ऐड बैक कर दो। दूसरा कोई रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शन लिया है तो उसको ऐड बैक कर दो। तीसरा 10 AA का कोई डिडक्शन लिया है तो ऐड बैक कर दो। ये पॉलिटिकल पार्टी जो 80 GGB वाला डिडक्शन है या 80 GGC वाला डिडक्शन है वो ऐड नहीं होगा। 35 AD ऐड होगा, रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शन ऐड होगा। तो 8,15,000 में आपको ये 1 लाख ऐड करना है और ये 11 लाख ऐड करना है, मतलब 12 लाख ऐड करना है, तो 20,15,000 विल बी योर आंसर। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेक्चर ही 8-9 मिनट का डाला हुआ है, उसमें से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, 2000 आंसर है, यू कैन सी। फिर ये बीबीजी प्राइवेट लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है। कौन है? डोमेस्टिक कंपनी है, एंगेज है बिजनेस में रनिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ होटल, ठीक है। टर्नओवर कितना था परसों? टर्नओवर कितना था? 180 करोड़। परसों अगर टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो आपका टैक्स रेट विल बी 25%। इनकम कितना है? 12 करोड़ 50 लाख। तो 12 करोड़ 50 लाख का 25% विल बी टैक्स। जो भी आएगा इसके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा 12%, क्योंकि इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है, और दोनों के टोटल पे 4% लग जाएगा सेस, तो 3.64 करोड़। वेरी इजी क्वेश्चन। फिर ये 115 BBD सेक्शन जो है उसके ऊपर आपका डिविडेंड का क्वेश्चन पूछ लिया है। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको फॉरेन की कंपनी से जिसमें आप स्टेक होल्ड करते हो 30% किया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है ये लिमिट में आएगा। 115 BBD 3 लाइन का सेक्शन है, अपने नोट्स में डाला हुआ है, देख लेना। उसमें क्या है, अगर डायरेक्टली टैक्स रेट दिया हुआ है 15% टैक्स लगेगा, कंसेशनल टैक्स रेट, उसके सामने कोई खर्चे वर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सरचार्ज इफ एप्लीकेबल होगा तो लगेगा, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, और सेस 4% लगेगा। तो 15 लाख का डिविडेंड है, उसके ऊपर 15% टैक्स लग जाएगा प्लस 4% सेस लग जाएगा। फिर बायबैक की बात करें तो यहाँ पे बायबैक का मैं नोट्स दिखा देता हूँ। बायबैक ये कंपनी जो है वो अनलिस्टेड कंपनी है, करेक्ट है। अनलिस्टेड शेयर उसके हैं, वो अनलिस्टेड कंपनी है। तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में बायबैक का क्या 115 QA सेक्शन लगेगा। टैक्स शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कंपनी क्या करेगी? टैक्स भरेगी। कितना टैक्स भरेगी? 20% टैक्स का रेट है, 12% कंपलसरी सरचार्ज है, यहाँ पे राइट साइड में देखना, और 4% क्या है? सेस है, करेक्ट है। तो इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा 23.296%। पर टैक्स किसके ऊपर लगेगा? बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस के ऊपर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे बायबैक का प्राइस कितना है? 50 लाख रुपया। इश्यू प्राइस कितना है? 27 लाख। तो 23 लाख पे 20% आपका आ जाएगा टैक्स, 12% आ जाएगा सरचार्ज और 4% आ जाएगा सेस। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है, कोटिंग ऑफ पेन इज कंपलसरी और मैंडेटरी। भाई बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो एक लिस्ट दिया हुआ है ना 3 पैराग्राफ में अपने चैप्टर में, उधर से डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन पूछा है। आंसर विल बी 1 and 3। अगर आप 60,000 रुपये 50,000 रुपये से कैश अपने बैंक अकाउंट में डालते हो, पेन बताना जरूरी है। यहाँ पे 40,000 है तो यहाँ पे दिखाना जरूरी नहीं है। आप क्या करो, ट्रैवल टिकट परचेस करो और एजेंट को 55,000 रुपये 50,000 से ज्यादा कैश में डिपॉजिट करो, यहाँ पे पेन देना जरूरी है। और 54 इसी के केस में यहाँ पे नहीं देना। तो 1 and 3 विल बी योर आंसर। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बात करता है? टीडीएस के रिक्वायरमेंट की बात करता है। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में तो 10% टीडीएस कटता है। क्वेश्चन नंबर 45 टीसीएस के रेट की बात करता है। मैं पढ़ चुका हूँ, इसीलिए मैं फटाफट थोड़ा सा करूँगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो कि क्वेश्चन किस बारे में पूछा है। मैं वापस पढ़ूंगा, आपका बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। टीसीएस का रेट क्या है? 3 केस में, लिकर के केस में, टेंडुलिव के केस में और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के। लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1%, टेंडुलिव के केस में आपका हो जाएगा 5% और फॉरेस्ट प्रोडक्ट के केस में हो जाएगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट में वो जितने भी प्रोडक्ट थे आपका बाम्बू वाम्बू जो भी मैंने बताया था ना, उसके केस में कितना हो जाएगा? 2.5%। टीसीएस का अलग से एक लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर ही, आप देख लेना। उसमें पूरा टीसीएस बहुत अच्छे से जो भी अमेंडमेंट है हर एक चीज समझाई हुई है और उसमें से आने के चांस है। तो भाई एक बार देख लेना, यूट्यूब पे डाला हुआ पड़ा है लेक्चर। यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग में क्या पूछा है क्वेश्चन? द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज नॉट एन सीनियर सिटीजन एज पर सेक्शन 139(1) ऑफ द एक्ट बाय 30th of September। ठीक है। हाउएवर द असेसी फाइंड्स दैट ही कैन नॉट फाइल द रिटर्न एज पर 139(1। मतलब बी रिलेटेड रिटर्न वो कब तक फाइल कर सकता है? 139(1) में कंपलसरी रिटर्न फाइलिंग वो फाइल नहीं कर पा रहा है, तो कब तक करेगा? तो जब तक एंड ऑफ असेसमेंट ईयर या एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर होगा। तो एंड ऑफ असेसमेंट ईयर 31 March 2021 विल बी आंसर।
फिर 148 में नोटिस, 148 मैंने आपको समझाया था, याद है? 148 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अगर आपका होता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अगर आपका होता है तो आपके ऊपर नोटिस आएगा 148 पे। 147 में उसका असेसमेंट होता है और 148 पे उसका नोटिस आता है। आपने 143 जो है इनकम टैक्स एक्ट का जो स्क्रूटिनी असेसमेंट है वो पहले हो चुका है। अभी यहाँ पे पूछा है कितना अमाउंट का इनकम एस्केप होना चाहिए और कौन सी अथॉरिटी उसके लिए अप्रूवल देनी चाहिए। तो आप अभी भी असेसमेंट ईयर 13-14 का जो केस है उसके लिए अभी क्या कर सकते हो, नोटिस इश्यू कर सकते हो। तो देखो 1 लाख रुपए अमाउंट होना चाहिए और एडिशनल कमिश्नर वगैरह नहीं चलेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर होना जरूरी है। अपने नोट्स में लिखा है पीसीआईटी और सीआईटी, पीसीआईटी यानी प्रिंसिपल कमिश्नर और सीआईटी यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आईटी क्या है? इनकम टैक्स है। तो 1 लाख अमाउंट है, दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, ये क्वेश्चन है क्या पता नशे वशे लेके बनाया था, मतलब पता नहीं, ऐसा होता होगा कि चारों ऑप्शन गलत देने हैं, ऐसा कुछ कंफ्यूज करने के लिए किया रहेगा। ये चारों ऑप्शन गलत है। क्या बोला है मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ, सर्कुलर के साथ, और आपके आंसर शीट में ये इंस्टीट्यूट ने लिखा भी है कि चारों ऑप्शन गलत है, मतलब माना है वो लोग ने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट, मैंने क्या बोला था, अगर अपील करना चाहे तो छोटे मोटे केसेस में अपील नहीं कर सकता, वो मिनिमम इतने अमाउंट का थ्रेशोल्ड होगा तो ही अपील कर सकता है। अगर आईटेट में अपील करनी है तो 50 लाख, हाई कोर्ट में करनी है तो 1 करोड़, सुप्रीम कोर्ट में करनी है तो 2 करोड़। ये रहे अपने हैंड रिटन नोट्स जहां से मैंने पढ़ाया था। अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए, ये 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ पहले हुआ करता था, फिर अमेंडमेंट आया था, मैंने बोला था सर्कुलर के थ्रू, जिसमें अगर आईटेट में अपील करनी है तो 50 लाख, हाई कोर्ट में करनी है तो 1 करोड़, सुप्रीम कोर्ट में करनी है तो 2 करोड़, ठीक है। पर यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हाई कोर्ट में अपील करना है तो टैक्स इफेक्ट कितना होना चाहिए, तो आंसर होगा 1 करोड़, जो कि चारों ऑप्शन में नहीं है। अभी मुझे लगता है कि कुछ भी आपने आंसर दिया हो सबको सही दिया रहेगा, ऑब्वियसली बात है, जब क्वेश्चन ही गलत है तो क्या कर सकते हैं। तो आंसर विल बी 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है, ये कुछ अजीब क्वेश्चन आ गया था, अजीब इन द सेंस नहीं, आपके मॉड्यूल में कवर है, पर आपका मॉड्यूल इतना एक्सटेंसिव है कि भाई एक स्टूडेंट एक दिन पहले नहीं कर पाता एग्जाम से, करेक्ट है। तो उसमें से जो पेनल्टी वाला कॉलम है उसमें भी जो पीजीबीपी वगैरह की पेनल्टी है वो सब कवर रहती है, पर इन्वेस्टमेंट फंड के रिलेटेड एक पेनल्टी है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका आंसर होता है कितने दिन, 90 दिन, और 90 दिन आंसर रहेगा, और 1 लाख रुपया कितना लगता है, पेनल्टी लगता है। तो अभी ऐसे कुछ क्वेश्चन तो देखो 5 क्वेश्चन तो रहेंगे मेरे हिसाब से, जहाँ पे आप थोड़ा हो सकते हो, तो भाई चिल मारो, अपने को 100 में से 100 लाने ही नहीं, 70 भी आ जाए तो 70 मार्क्स इज गुड, ठीक है। तो और लास्ट में क्या बोला है, प्रोसिक्यूशन एज पर 276 सीसी ऑफ इनकम टैक्स फॉर विलफुल फेलियर टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स इन टाइम अंडर 139(1) और इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1). 142(1) कौन से, रिया नोटिस मैंने बताया था, पता है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपसे इंफॉर्मेशन मंगाना है, आपसे डिटेल मंगाना है एसेट वगैरह का, तो आपको नोटिस भेजा जाता है, रिया नोटिस। 148 का नोटिस कौन सा, आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का नोटिस। टैक्स पेएबल रेगुलर एज रिड्यूस्ड बाय टीडीएस कितना अगर एक्सीड होगा तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन की बात हो रही है, तो आंसर विल बी 10,000। ये पेनल्टी वाले टॉपिक से पूछा है, 1-2 क्वेश्चन पीछे। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया रहेगा। ये लेक्चर देखना है, बिल्कुल देखना है, आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिल जाएगा। एटलीस्ट आप लोग ने अगर मेरे से क्लास किया है तो आपको पता है इसमें से 30 क्वेश्चन तो एज इट इज आपको वो जो 150 पेज के नोट्स है उसे सीधा 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 दिख जाएगा। 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और 5 क्वेश्चन टफ है, वो तो भाई सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दे रहे हो, तुम बीकॉम का नहीं दे रहे हो। आपका टारगेट क्या, 70 भी आ जाए भाई बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। और इनकम टैक्स कंपैरेटिवली वास्ट है जीएसटी से। नेक्स्ट वीडियो आपका जीएसटी आने वाला है, जो उसका भी मैं पेपर सॉल्व अभी कर देता हूँ, अलग अलग अपलोड करो ताकि आपको ईज फॉर कन्वीनियंस हो। वीडियो आपने उम्मीद करता हूँ, अभी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ही बोल देना चाहिए था, 2x की स्पीड में देखो। और चैनल पे आए हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देना कि इतना अच्छा कंटेंट कहीं पे मिल रहा है। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।